हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं आजाद आरपीएससी एकेडमी के अंतर्गत। और आज हमारी एक विशेष चर्चा होने वाली है। जैसा कि आप जानते हो, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, हम आरएस मेंस के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक बात मेरे दिमाग में आ रही है जो मैं लगभग दोपहर से ही सोच रहा था। देखिए, हम किसी भी स्थान को जाना चाहते हैं, हमारा कोई भी गंतव्य स्थान है। जैसे कि आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी है आरएस बनने को लेकर, मुझे वास्तव में काफी अच्छी लगती है और बड़ी खुशी मिलती है कि आप किसी भी कीमत पर इस बड़ी सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी स्थान पर आपको जाना है तो सबसे पहले उस स्थान की चर्चा होती है या उसका रास्ता और कहां से उसको स्टार्ट किया जाना चाहिए, वहां की चर्चा होती है। देखिए, हमारे आजाद ग्रुप और आजाद आरपीएससी एकेडमी का शुरू से टारगेट रहा है कि हम किसी भी चीज को सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। तो आपको भी साथ साथ ही चलना होगा। आप डायरेक्ट किसी भी चीज पर पहुंचना चाहोगे तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हमें कहीं ना कहीं वहां पर रोक लेती हैं या फिर हमारी नाकामयाबी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए हमारी जो स्टार्ट वाली जो वर्कशॉप क्लासेस हैं, जिसमें हम सफलता की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी सिलेबस को डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में नहीं आएगी, अगर आप प्लान के साथ में किसी भी कंपटीशन के लिए नहीं उतरोगे तो असफलता के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और ये आजाद ग्रुप और आजाद आरपीएससी एकेडमी को किसी भी कीमत पर गंवारा नहीं कि आप असफल हों। हमें बहुत ही खुशी है कि आप किसी भी कीमत पर आरएस जैसी बड़ी फर्म को पाना चाहते हैं, बड़ी वैकेंसी को क्रैक करना चाहते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर स्ट्रेटेजी बना के प्लान के साथ किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करें तो सफलता पहले ही चांस में मिलने के पूरे संभावना रहती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, या रिक्वेस्ट समझो या मेरी पर्सनल सलाह समझो, आप स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ें। ठीक है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी, आरएस प्री के सिलेबस को लेकर थोड़ी सी चर्चा की थी, ज्यादा चर्चा नहीं की थी। और आरएस प्री की चर्चा करना इतना जरूरी भी नहीं समझता था मैं। लेकिन वो क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि हमने प्री की तो देखी ही नहीं, उससे पहले मेंस की तरफ कैसे जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं कि आरएस प्री को क्यों सीरियसली नहीं लिया जाता। एक स्मार्ट जो कॉम्पिटिटर होता है वो क्यों नहीं उसको सीरियस लेता, उसके पीछे एक वजह है। देखिए, पहले वीडियो से मैं बताता आ रहा हूं कि प्री जो एग्जाम है वह एक सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। आप अगर उस प्री एग्जाम को क्वालिफाई भी कर दो और मात्र आप 70 से 75 मार्क्स भी ले आओ, ठीक है, मेरिट इतनी नहीं जाती, आप सिर्फ इतने ही कट ऑफ के साथ में उसको क्रैक कर लो तो कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, प्री का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं मेंस के सिलेबस को टच करता है। और अगर आपने, हालांकि मैंने कहा था आपको कि प्री की तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, उसके बाद में मेंस की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्री का जो सिलेबस है वह मेंस के सिलेबस का 50% मिलता जुलता है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, ये दोनों टॉपिक प्री में है, मेंस में विश्व का इतिहास नहीं है। ठीक है। बात कर लेते हैं इस यूनिट 2 की, तो जिसमें अर्थशास्त्र के तीनों ही पोर्शन आपको देखने हैं, प्री में और मेन में भी। यानी छोटा तो सिर्फ यही आधुनिक विश्व का इतिहास। यूनिट 3 में देखें तो समाज शास्त्र आपका सब्जेक्ट प्री में नहीं है, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशासन नहीं है, तो ये वाला पार्ट छूट गया। अब जैसे कि भूगोल की बात करें,
ये प्रशासनिक नीति शास्त्र की बात करें और विश्व के समाज सुधारकों की बात करें तो ये वाला नहीं है। विज्ञान और तकनीकी प्री में भी है और मेंस में भी है। मैं बाद में आपको समझा दूंगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजी बना के चलना है, लेकिन प्लान बहुत जरूरी है बॉस। अगर आप बिना प्लान के किसी भी एग्जाम को क्रैक करोगे तो बड़ी मुश्किलें आएगी। मैं आपको हर वीडियो में एक ही बात दोहरा रहा हूं कि प्लीज स्मार्ट स्टडी करें। एक प्रशासनिक अधिकारी को हार्ड स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हार्ड लेबर करने की आवश्यकता नहीं है, वह दिमाग से स्मार्ट होना चाहिए। और अगर आप देखिए सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है नौकर, क्योंकि आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी। सरकार कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड डेढ़ होशियार नहीं चाहती। आप अगर अपना दिमाग लगाओगे और प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक एग्जामिनेशन बोर्ड की सोच है, उस सोच के साथ सोच मिलाकर नहीं चलोगे तो बहुत ही मुश्किलें पेश आने वाली हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप प्लान के साथ में चलें। थोड़ी सी चर्चा को मैं आगे बढ़ा लेता हूं प्री और मेंस के कंपैरिजन को लेकर। देखिए प्री में विश्व का भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है और राजस्थान का भूगोल भी है, और मेंस में भी ये तीनों ही हैं। ठीक है, यानी ये प्री में पढ़ो मेंस में पढ़ो, बात एक ही है। ठीक है, अब वो बात आती है थर्ड पेपर की, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले, ये प्री में भी है मेंस में भी है। लोक प्रशासन मेंस में है, प्री में है नहीं। ठीक है, ये खेल और योगा जो करंट अफेयर्स हैं, जो प्री में भी है मेंस में भी है, व्यवहार और विधि नहीं है। ठीक है, सामान्य हिंदी और ये सामान्य इंग्लिश जो है ये दोनों पेपर नहीं है। यानी ओवरऑल 50% जो मेंस का सिलेबस है वह प्री में भी है। अगर आप प्री में ये 50% सिलेबस अगर तैयार कर लेते हो तो आपको मेंस और प्री के बीच में जो गैप मिलेगा, जो मात्र 3 महीने का रहेगा, और 3 महीने के अंतर्गत बोर्ड पे देखिए जरा, 3 महीने के अंतर्गत क्या आप ये पूरा का पूरा तैयार कर सकते हो? आई थिंक भगवान भी जमीन से उतर आए ना, तो 3 महीने के अंदर ये पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्री की जब तैयारी शुरू करें तो इसमें से जो 50% सब्जेक्ट हैं, जो अभी अभी मैंने बताए और मैं बारीकी से इस वीडियो में बता दूंगा, उसको आप प्री के साथ ही तैयार कर लें मेंस के लिए। ठीक है, तो प्री में भी काम आ जाएंगे और मेंस में भी काम आ जाएंगे। और प्री में क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, बाद में जो 3 महीने बचेंगे उसमें जो 50% सब्जेक्ट बचे हैं वही तो तैयार करने रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें हर चीज को बारीकी से देखना होगा, और बिना प्लान के अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वह निश्चित तौर पर असफल होता है। भले चाहे वो सरकारी नौकरी की तैयारी हो या फिर आप सोचो ना, आप अगर घर भी बनाओगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, एक नक्शा बनेगा, या डायरेक्ट ही घर उठाना शुरू कर दोगे, जैसा कि आपके कुछ हद तक कमेंट भी मिलते हैं। हालांकि उस कमेंट को लेकर मैं ये नहीं सोचता कि आपके गलत है कमेंट, बहुत ही अच्छे हैं, लगता है मुझे अच्छा, लेकिन साथ साथ में मुझे यह भी लगता है कि कोई भी तैयारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही जरूरी नहीं है, उसके लिए एक अच्छा कोच भी जरूरी है। इसलिए बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती। मैं यहां पर उस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं ये हमारा आज का विषय वस्तु नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, अगर सही कोचिंग और सही कोच हो तो बहुत जरूरी होती है। क्योंकि कोचिंग सेंटर और कोच, देखिए मैंने अपने आप को कभी भी अपने आप को
मैंने वैसे पैसे से मैं प्रोफेसर हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को प्रोफेसर नहीं समझा जब मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूं। आई एम कोच, और कोच का काम होता है दिशा देना और सही दिशा देना। और ये शुरू से मैं काम करता आ रहा हूं और पिछले 8 वर्षों से कर रहा हूं। मेरे द्वारा जो दिशा निर्देश आपको दिए जाएंगे वो निश्चित तौर पर आपको सफल बनाएंगे। मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा, इससे पूर्व वाले वीडियो में भी कहा कि सिलेबस को समझना मतलब 50% कामयाब होना है। ठीक है, प्री सिर्फ क्वालिफाई करना है, और इसको कैसे क्वालिफाई करना है मैं चुटकियों में भी बता दूंगा आपको। प्री पास करवाने की गारंटी मेरी है, भले आप चाहो तो मेरे से रिटर्न में ले सकते हो। प्री में पास करवा दूंगा, लेकिन समस्या आएगी मेंस में, क्योंकि अगर प्री के साथ मेंस का प्लान नहीं हुआ तो सिर्फ 3 महीने बॉस, और 3 महीने में फिर से रिपीट कर रहा हूं, इतना सारा झमेला आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप क्या, मैं होता तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि मेंस में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बारीकियां, बहुत सारी सावधानियां देखी जाती हैं। और दूसरी बात, जो मेंस एग्जाम होता है ना, उसी से आपकी मेरिट और आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है कि आपको पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। यूं समझ लीजिए, प्री जो आपको कंपटीशन में जो छात्र मिलने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटर मिलने वाले हैं, उस भीड़ को साफ करने की एक छलनी है प्री। मेंस में क्रीम देखा जाता है, यह देखा जाता है एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कि क्या वास्तव में वो इस सर्विस के लायक है या नहीं, क्या वो प्रशासनिक अधिकारी बनने की योग्यता रखता है या नहीं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। होपफुली मेरी बात आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी। और भी आगे देखिए, ये एक दिन का खेल नहीं है, मैंने पहले वीडियो से ही कहा था, लंबा चलना पड़ेगा हमें। कम से कम आपको मेरे साथ में जब तक एग्जाम नहीं देते तब तक, और या यूं कहूं तो जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंचते तब तक आपको मेरे साथ बने रहना होगा। और एक सही कोच सही दिशा ही देगा। और मेरे जमीर में नहीं है किसी को बस अपनी वाहवाही करवाने के लिए या फिर पैसा बनाने के लिए गलत दिशा निर्देश देना। और हमारी आजाद आरपीएससी एकेडमी के जहन में भी नहीं है, शुरू से शाख पूर्ण एकेडमी रही है। देखिए, मैंने यहां पर आरएस मेंस के सिलेबस के एनालिसिस तैयार की है। आप भी जरा देखना इसको कि हम कैसे प्लान बना के चल सकते हैं इस बार। देखिए, आरएस मेंस का जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें 4 पेपर्स होते हैं। मैंने सेकंड वाले वीडियो में भी बताया था, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। ठीक है, पेपर 1 के 3 यूनिट होती हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। पेपर सेकंड में भी 3 यूनिट है, और पेपर थर्ड में भी 3 यूनिट है, और पेपर 4 में 2 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में पार्ट 1 खंड अ, जिसमें राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति आती है। खंड ब में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति आती है। खंड स जिसमें विश्व का इतिहास आता है और स्पेशली आधुनिक इतिहास पर फोकस किया गया है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वह प्री में नहीं है, लेकिन ये वाला पोर्शन प्री और मेंस दोनों में है। देखिए, पेपर फर्स्ट जो आपका होगा वह 200 मार्क्स का होगा। इस 200 मार्क्स को इन 3 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट यूनिट के टोटल मार्क्स होंगे 75, यानी राजस्थान के इतिहास, भारतीय इतिहास एवं विश्व इतिहास के जो प्रश्न होंगे वह 75 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट की सेकेंड यूनिट में जो भारतीय अर्थशास्त्र है खंड अ, और
खंड ब जिसमें वैश्विक विश्व की अर्थव्यवस्था है और खंड स जिसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वह टोटल 65 मार्क्स की होगी, 65 मार्क्स की। थर्ड यूनिट में जो है समाज शास्त्र जो है, प्रबंधन है और व्यावसायिक प्रशासन है वो 60 मार्क्स का होगा। देखिए राजस्थान का इतिहास चूंकि आरएस का एग्जाम है और संस्कृति, तो निश्चित तौर पर इस पर ज्यादा फोकस होगा। यानी भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के प्रश्न जो आपको मेंस में हैं वो इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे जितने राजस्थान के इतिहास के मिलने वाले हैं। ठीक है, पहली बात, अक्सर जब भारतीय इतिहास की बात आती है तो कोई भी पर्सन भारतीय इतिहास में, इस भारतीय इतिहास 3 पार्ट में डिवाइड है, आप भी जानते हो, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब लोग क्या करते हैं, प्राचीन काल और मध्यकाल को अच्छे से फोकस करते हैं? जी नहीं, भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा ये लोग आधुनिक इतिहास पर फोकस करते हैं और स्पेशली उसमें स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें भी भारतीय इतिहास को पूरा घोट घोट के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप आधुनिक इतिहास को भी पढ़ लोगे तो 75 में से लमसम आप 20, 25 या 30 मार्क्स आराम से ले आओगे। ठीक है, और अगर देखिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति मेंस में भी आधुनिक इतिहास पर फोकस किया जाता है और प्री में भी आधुनिक इतिहास पर फोकस किया जाता है। यानी आप प्री के वक्त मेंस की तैयारी समझते हुए अगर आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ोगे तो वहां पर आपको डबल फायदा मिलेगा। प्री भी क्रैक हो जाएगा क्योंकि प्री में तो सिर्फ पास होना है, क्वालिफाई करना है, और मेंस में भी अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं इतिहास की वजह से ये पेपर फर्स्ट जो है बहुत सारों के आसानी से निकल जाता है। ठीक है, हालांकि हम बारी बारी से हर बार वीडियोस बनाकर आपको समझाते रहेंगे कि यहां से कौन कौन से सवालों को देखना है, कौन कौन से टॉपिक्स को टारगेट करना है। अभी जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दे दूं, भारतीय इतिहास में आप अगर सिर्फ M3 पर ही फोकस कर लें तो भी आपका भारतीय इतिहास पूरा कंप्लीट है। यहां M3 का मतलब मेरा ये है, मौर्य काल को देखें आप, मुगल को देखें और महात्मा गांधी को देखें, कहीं ना कहीं प्रश्न इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं स्ट्रेटेजी अगले वाले वीडियोस में भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज हम सिलेबस को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि सफलता की यह सबसे पहली सीढ़ी है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास, देखिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि इतिहास और संस्कृति दो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है। आरएस में तो स्पेशली एक ही माने जाते हैं। आरएस का एग्जाम और अदर एग्जाम में रात दिन का अंतर है। ठीक है, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनने जा रहे हो, आपको सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ नॉलेज लेने की भी आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनेशन बोर्ड भी जानता है कि इंसान आरएस अधिकारी जो है वह सर्वगुण संपन्न होना जरूरी है, वह किसी विषय वस्तु का विशेष जानकार स्पेशलिस्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ये टोटल 75 मार्क्स की पहली यूनिट है। अब बात आती है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र पेपर फर्स्ट की सेकेंड यूनिट है, जिसमें खंड अ में भारतीय अर्थशास्त्र है, खंड ब में वैश्विक अर्थव्यवस्था है और खंड स में राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहां पर मैं कुछ आपको एक टिप्स देना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था की बात आती है तो हर कोई उसको सही ढंग से नहीं समझता। वह जो प्रारंभिक अर्थव्यवस्था है उस वाले टॉपिक्स को देखना शुरू कर देता है, जबकि आरएस का प्री एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो
देखिए प्री एग्जाम तो मैं फिर कह रहा हूं क्वालिफाई करना है, और प्री में भी ये तीनों ही चीजें हैं, और मेंस में भी ये तीनों चीजें हैं। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की बात आती है तो वो प्राचीन अर्थव्यवस्था और उसके सिद्धांतों को पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन आरएस एग्जाम के अंतर्गत चाहे प्री में हो या मेंस में हो, दोनों ही एग्जाम में ये अर्थव्यवस्था, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो या वैश्विक अर्थव्यवस्था हो या राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो, इन तीनों को करंट मुद्दों से जोड़ा जाता है, करंट अफेयर्स से जोड़ा जाता है, सीए से। ठीक है, यानी आपका जो करंट अफेयर्स है उसमें भारत की, राजस्थान की और वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कि लास्ट मेंस एग्जाम में पूछा गया था वर्ल्ड बैंक के बारे में सवाल। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की क्या स्थिति है, वर्ल्ड बैंक के क्या इंडिया के साथ रिलेशंस हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स मुद्दों से आती हैं। और ध्यान दीजिए, इस टॉपिक का फायदा आपको प्री में तो मिलेगा ही मिलेगा, मेंस में मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में इस टॉपिक का फायदा आपको पेपर थर्ड में भी मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर भी समसामयिक जो मुद्दे हैं, खेल और योग से संबंधित जो करंट अफेयर्स इसके साथ जोड़े गए हैं, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट की जो है वह 60 मार्क्स की होती है मेंस के अंदर। देखिए मैं फिलहाल पेपर फर्स्ट की ही बात कर रहा हूं। 60 मार्क्स की होती है थर्ड यूनिट, जिसमें समाज शास्त्र, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशासन, ये 3 खंड हैं। खंड अ में समाज शास्त्र है, खंड ब में प्रबंधन है, खंड स में है व्यावसायिक प्रशासन। देखिए समाज शास्त्र शब्द जोड़ा है इन्होंने, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन टॉपिक्स कहीं ना कहीं राजस्थान पर बेस्ड है। यानी समाज शास्त्र के अंदर राजस्थान की जो जनजातियां हैं, जैसे कि भील, मेणा, गरासिया, इन पर ये फोकस करते हैं। ठीक है, और भी अदर जो कास्ट हैं उन पर ये ज्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है, तो आपको समाज शास्त्र वो समझ के नहीं पढ़ना है कि जो आपके जो सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे कि आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें से हो सकता है कि कोई समाज शास्त्र का भी स्टूडेंट रहा हो, जो आपने ग्रेजुएशन में जो समाज शास्त्र पढ़ा है वो समाज शास्त्र यहां नहीं है। समाज शास्त्र राजस्थान के समाज के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो खंड ब है यह एक कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है, जिसमें प्रबंधन से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्र हैं उनको इस वाले टॉपिक में काफी समस्याएं आती हैं। ठीक है, और व्यावसायिक प्रशासन के अंदर भी बहुत समस्याएं आती हैं। अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम्स का है तो उसको तो समस्या नहीं आएगी, अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम्स का है तो उसको यहां समस्या नहीं आएगी, यहां आ जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पेपर फर्स्ट में आर्ट्स के विद्यार्थी के एडवांटेज ज्यादा बनते हैं। देखिए प्लान तो बनाना पड़ेगा। अगर आपने पेपर फर्स्ट में अच्छे मार्क्स लाए हैं तो नो डाउट आपके पेपर सेकंड में डाउन रह सकते हैं, क्योंकि उधर वेटेज किसी और सब्जेक्ट का आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये उम्मीद कतई मत करना कि आप किसी एक पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस कर लोगे तो दूसरे में अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब आप प्री के साथ ही 50% सब्जेक्ट पहले से तैयार कर लो। ठीक है, अगर आपने 50% पहले से सब्जेक्ट तैयार नहीं किए हैं तो समस्या एज इट इज बनी रहेगी। ठीक है, तो 3 महीनों के अंदर जो सब्जेक्ट, जैसे अभी अभी मैंने बताया आधुनिक विश्व का इतिहास, जो मेंस में है प्री में नहीं है, तो उसको 3 महीने का जो समय बचता है उसमें तैयार किया जा सकता है। जैसे कि
ये वाला, ये पूरा का पूरा जो इकाई थर्ड है वो मेंस में है, प्री में नहीं है, तो इसको 3 महीने में तैयार किया जा सकता है। आने वाले वीडियो में मैं बुक्स का भी सजेशन दूंगा कि आप कौन कौन सी बुक्स से पढ़ें तो आपका ये मेंस आसानी से क्रैक हो सकता है। ठीक है, प्री तो पास करवाने की मैं कह रहा हूं ना, आपको आसानी से पास करवा सकता हूं। देखिए, मैं भी करीब 2.5 साल तक मुखर्जी नगर में रह चुका हूं दिल्ली में, और वहां पर मैंने किसी भी पर्सन को यह कहते हुए नहीं सुना कि प्री पास करना मुश्किल है। प्री हर कोई पास करता है, लेकिन अगर बगैर प्लान के उतरे तो वो मेंस में फंसता है। प्री में तो आप अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ज्यादा क्वेश्चंस छोड़ने की स्ट्रेटेजी भी अगर मेरे से सीख लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं प्री तो आप हर साल निकालोगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल प्री में छोड़ने हैं, कौन कौन से नहीं अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, देखिए, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशासन ये दोनों ही कॉमर्स फील्ड के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो यहां पर मेंस और प्री के बीच में तो जो 3 महीने का गैप है वो यहां पर कवर अप किया जा सकता है। यहां आपका थोड़ा सा डाउन रेशियो रहेगा आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए, लेकिन यहां पर वो अच्छे मार्क्स ला सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने प्री के साथ में भी इसकी प्रिपरेशन कर रखी है, और मेंस में भी अगर समय नहीं मिल पाता है बाय द वे, तो वहां पर आसानी से यहां से मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 में भी 3 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। यूनिट 1 के अंदर प्रशासनिक नीति शास्त्र बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नया जुड़ा है। ठीक है, प्री में नहीं है लेकिन मेंस में है, तो कोई बात नहीं, आप इस सब्जेक्ट को जो प्री और मेंस के बीच में गैप होता है उसमें पढ़ सकते हो, और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। हर किसी को आसानी से अच्छे से समझ में भी आएगा और अच्छे से तैयार भी कर पाएगा। इसमें कुछ नहीं है, भारत और विश्व के जितने भी समाज सुधारक हुए हैं या दर्शन शास्त्री हुए हैं उनके नीति शास्त्रों को समझना है, जिसमें आपको श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता के 46वें और 47वें श्लोक में लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकार वस्ते मां कर्म फलेषु कदाचन। ठीक है, जैसे कि 147वें श्लोक में लिखा हुआ है ऋत की अवधारणा। ठीक है, तो ये ऋग्वेद और श्रीमद् भगवत गीता में ये जो शब्द हैं वो बार बार टारगेट किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहां पर आप अगर ऋत शब्द को भी पूरी तरह से एनालिसिस कर लोगे, देखिए ये ऋत कई बार प्री में भी आ चुका है और मेंस में भी आ चुका है। प्री में आया है, आप ये मत समझना कि मैंने अभी अभी कहा कि प्री में जो है वो प्रशासनिक नीति शास्त्र नहीं है। ठीक है, तो ऋत कैसे आ गया? ऋत इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का वो हिस्सा भी है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के अंदर वेद भी हैं, तो वेदों के अंदर जो प्रकृति का जन्म हुआ उसे कहते हैं ऋत। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत आप देखना कुछ नहीं है, सिंपल सा कि ऋत क्या है, कि ये संसार कैसे बना, संसार के नियम क्या है, परमपिता परमेश्वर ने क्या नियम बना रखे हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारवस्ते मां कर्म फलेषु कदाचन, कि हे मनुष्य कर्म तेरे अधिकार में है, फल तो तेरे पीछे चलेगा। तो ये वाली भी जो शब्द है ना, ये वाली लाइन भी है ना, वो अपने आप में काफी वाइड है। जैसे कि आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। इस शब्द का तात्पर्य ये नहीं होता। शब्द क्या है? कर्मण्येवाधिकारवस्ते, यानी हे मनुष्य कर्म तेरे अधिकार में है, कर्म तू करता जा। ठीक है, मां कर्म फलेषु कदाचन, यानी फल तो तेरे पीछे पीछे चलेगा। यानी आप उस डायलॉग से भी समझ सकते हैं, इस डायलॉग का मैं बाद में उपयोग भी करूंगा कि पढ़ाई में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। और अगर ये भगवत गीता का आप 46वां 47वां श्लोक समझ भी गए और अपने जहन में उतार भी दिया,
तो भी आपकी सफलता के पूरे पूरे चांसेस हैं। जैसे कि इस शब्द को मैं अच्छे से समझाऊं तो इसमें यह लिखा हुआ है कि हे मनुष्य, कर्म तेरे अधिकार में है, फल तो तेरे पीछे पीछे चला आएगा। अब हर कोई क्या करता है, बचपन से एक चीज हमें सिखा रखी है जो बड़ी झूठ है। बहुत सारी सैद्धांतिक चीजें बड़ी झूठ सिखा रखी है। बचपन से सिखा रखा है कि आप पहले गोल डिसाइड करो। एक सेकेंड, गोल तो मैंने डिसाइड कर लिया राष्ट्रपति बनने का, तो क्या मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा? मेरा नाम गोविंद है, रामनाथ कोविंद नहीं है, ठीक है। वो कोविंद साहब है, मैं गोविंद हूं, फर्क है, ठीक है। अब आप सोचिए कि सिर्फ क्या राष्ट्रपति बनने की सोचने से राष्ट्रपति बनोगे, या फिर राष्ट्रपति बनने के लिए उस रास्ते की पहले मेहनत करनी पड़ेगी? उस रास्ते की मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप राष्ट्रपति बन पाओगे। तो पहले कर्म आया या फल आया? पहले आपने गोल डिसाइड किया, ठीक बात है, लेकिन गोल एक बड़ा डिसाइड कर लिया जो अपनी औकात से परे है, तो सफलता के चांसेस बहुत दूर। जैसे कि कोई कल्पना करता है कि मुझे मुकेश अंबानी की लड़की से ब्याह करना है। अब वो एक इच्छा है, ठीक है, वो आपका गोल है, लेकिन क्या आप उसके लायक हो? तो पहले उसके लायक बनना पड़ेगा, शादी तो वैसे ही हो जाएगी। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। यही प्रॉब्लम है कि हम गलत स्ट्रेटेजी को लेकर चलते हैं, ठीक है। इसमें प्रशासनिक नीति शास्त्र में गांधी जी का नीति शास्त्र भी आएगा, जैसे सर्वोदय हो गया, उनके द्वारा सविनय अवज्ञा हो गया, उनके द्वारा असहयोग हो गया। वो सारे नीति शास्त्र के टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा प्यारा टॉपिक है, ठीक है। इकाई 2 के अंदर सामान्य विज्ञान और तकनीकी के बारे में बात की गई है। देखिए, सामान्य विज्ञान और तकनीकी, आप इसको इस तरह से मत ले लेना कि जो बेसिक साइंस आपने जो स्कूली लेवल पर 12th लेवल तक पढ़ रखा है वो वाली चीज है। इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात की गई है, और स्पेशली ये पूरा बेस्ड है, पूरा फोकस है राजस्थान पर। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, कृषि विज्ञान हो गया, ये सारी चीजें ये टारगेट करेंगे मेंस के अंदर। और ये सारी चीजें ज्योग्राफी का भी कुछ हिस्सा बनती हैं, तो इसका बेनिफिट आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा, प्री में भी। और ये 60 मार्क्स की है। प्रशासनिक नीति शास्त्र 65 मार्क्स का है। मार्क्स मैंने सबके शो कर रखे हैं, आप लगे हाथों देखते रहिएगा, ठीक है। अब आती है यूनिट 3 की बात। पेपर 2 के अंदर यूनिट 3 जिसमें ज्योग्राफी है, ठीक है, जो 75 मार्क्स का है। वैसे 65, 60 और 75 200 मार्क्स, प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का होता है। 200, 200, 200 और 200, 800 मार्क्स टोटल मेंस होता है 800 मार्क्स का। और 800 प्लस 100 इंटरव्यू के दोनों मिलाकर आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं। खैर, वो बाद में हम पूरा समझाएंगे आपको। यूनिट 3 के अंदर विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। खंड अ में विश्व का भूगोल, खंड ब में भारत का भूगोल और खंड स में राजस्थान का भूगोल है। देखिए, अब ये वाला जो टॉपिक है वह आपके प्री में भी पूरा का पूरा है, यूं का यूं, विश्व का भी है, भारत का भी है और राजस्थान का भी, और मेंस में भी पूरा का पूरा है। यानी ये वाला आप प्री में तैयार करोगे तो प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। लेकिन इसमें एक आप प्लान बना सकते हो। देखिए, जैसे पेपर 1 में बताया कि आर्ट्स स्ट्रीम्स के जो विद्यार्थी हैं वो इस पेपर 1 में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 में उनको यूनिट 3 में थोड़ी समस्या होगी। पेपर 2 में यूनिट 1 और यूनिट 2 में आर्ट्स वालों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन आर्ट्स वाले जनरली क्या करते हैं, पेपर 2 में स्पेशली टारगेट करते हैं ज्योग्राफी को। उनका ज्योग्राफी बड़ा तगड़ा होता है, ठीक है। तो अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो तो आप भी ज्योग्राफी को ज्यादा फोकस कर सकते हो। आप साइंस और तकनीकी में थोड़ा सा फंस सकते हो, और मेंस आंसर राइटिंग में तो कुछ ना कुछ गड़बड़े होती रहती हैं। मैं आपको अगले वीडियो में यह भी बताऊंगा कि मेंस में किस तरह के सवाल आते हैं और प्री में किस तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि मैंने
लास्ट वाले वीडियो में भी आपको कहा था कि मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने कहा था मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, क्योंकि सिलेबस समझना मतलब 50% कामयाब होना है। देखिए, मैंने यहां पर कहा कि आर्ट्स के विद्यार्थी जो हैं इस पेपर सेकंड में थोड़ा सा पिटने के चांसेस रहते हैं, तो वो 75 में से अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? तो ज्योग्राफी इसका सबसे अच्छा उपाय है जहां पर वो अच्छे मार्क्स ला सकता है। इवन मैंने यहां तक देखा है कि 75 में से बहुत सारे बंदों ने 65, 60 के आसपास भी मार्क्स लाए हैं, जो मेंस में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कैसे कर सकता है वो? देखिए, आप इसमें कोशिश ये करना कि जब आप प्री से तैयारी शुरू कर दें तो अपने पास में एटलस रखना। ठीक है, और एटलस से हर स्थान, हर चीज को समझते हुए चलना। जब तक आपको वो मैप के अंदर, एटलस के अंदर या मैप के अंदर वो चीज ना मिले, आगे मत बढ़ना। ठीक है, और मेंस में जब आप उत्तर लिखने जाओ तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करना कि ज्योग्राफी में आप खुद भी मैप बनाओ। ठीक है, डायग्राम बनाओ और उस डायग्राम से समझाओ। बाय गॉड, इस वाले पेपर के अंदर, सेकंड पेपर की जो यूनिट 3 है, उसमें आपके डायग्राम और मैप से एग्जामिनर इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो आपके पूरे सेकंड पेपर की कसर यहां निकाल देता है। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर आप बे प्लान उतरते तो प्री तो हर साल पास कर लेते, फिर मेंस में हमेशा सोचते रहते यार कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो क्या सोच रखा है आपने? एक ही बार में पूरा आरएस का अटेम्प्ट निकालना है, या फिर इस साल प्री देना है, अगले साल मेंस देना है और उससे अगले साल इंटरव्यू देना है? क्या 3-3 साल की योजना बनानी है, पंचवर्षीय योजना बनानी है? मैं चाहता हूं कि एक ही बार में आपका निकल जाए, तो प्लान के साथ चलिए। ठीक है, तो आप यहां पर मैप बनाकर या फिर डायग्राम बनाकर अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, देखिए, मेंस में एक खासियत होती है प्रश्न का उत्तर देने की, जो मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा, लेकिन यहां थोड़ा सा क्लू दे देता हूं। एग्जामिनर को आप मेंस में घुमा नहीं सकते। आपको उत्तर देते वक्त घुमाना नहीं है बातों में, शब्दों में। जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम देते थे तो कॉपियां भरते रहते थे, और ज्यादा भरते थे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आते थे। यहां ऐसा नहीं है, आपको फैक्चुअल चीजें लिखनी पड़ेगी, डेटा लिखने पड़ेंगे, जो मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा। अब आती है पेपर 3 की बात। पेपर 3 में भी 3 यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। यूनिट फर्स्ट जो है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति है, और साथ में आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है, जो करंट अफेयर्स के भी मुद्दे हैं। ठीक है, एक तरह से इसको आईआर समझे या सीए समझे, करंट अफेयर्स समझे या इंटरनेशनल रिलेशन समझे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 75 मार्क्स की है, जिसमें आईआर भी शामिल है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आप जो भारत के पड़ोसी जो देश हैं, स्पेशली जैसे कि चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, जैसे कि ये सार्क वाले जो कंट्री है ना, उनके साथ में इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, इन 7 देशों के रिलेशंस भी आप पढ़ के चले जाओगे तो यूनिट फर्स्ट आपकी वैसे ही निकल जाएगी। आप ये मत सोचना कि पॉलिटिकल साइंस मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर ज्यादा फोकस करेंगे, संविधान पर ज्यादा फोकस करेंगे। उसको आईआर से, इंटरनेशनल रिलेशंस से जोड़ा गया है। ठीक है, और ये कि ये चीजें आपके प्री में भी काम आने वाली है। ठीक है, वहां पर भी करंट अफेयर्स, समसामयिक मुद्दों की बात है। ठीक है, सेकेंड यूनिट है। देखिए, एक चीज यहां मैं और आपको बताना चाह रहा था, जब इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में ये टॉपिक आता है, तब अक्सर वहां एक मेंस में बंदा गलती करता है, और वो गलती ये होती है कि जैसे मुद्दा आया कि भारत और पाकिस्तान, प्रश्न पूछ लिया गया कश्मीर विवाद। ठीक है,
आप जानते हो पाकिस्तान शब्द आते ही हमारा खून खौलने लगता है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जी भर के इसको गालियां दें, आप इसको बम से उड़ा दिया जाए, ये वो वगैरह बहुत कुछ। देखो, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, ठीक है, आप आर्मी मैन बनने नहीं जा रहे हो, ठीक है। वहां पर आपको इस पाकिस्तान की अच्छाइयां भी देखनी है, बुराइयां भी देखनी है, आलोचनात्मक मूल्यांकन। और इंटरव्यू में स्पेशली ऐसी चीजों को टारगेट किया जाता है, यानी ये वाला मुद्दा आपके प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। और स्पेशली ऐसे शब्दों पे ही इंटरव्यू में उलझाया जाता है, ऐसे टॉपिक्स पे ही उलझाया जाता है। देखो, एक बात बताओ, अगर आप आरएस अधिकारी बने, ठीक है, और वहां पर जिस एरिया में आप अपॉइंट हो, जहां आपकी पोस्टिंग है, वहां हिंदू हैं, मुसलमान भी हैं, अन्य धर्मों के भी हैं, अब दो संप्रदायों के बीच में झगड़ा हुआ, तो आप किस धर्म के हो, क्या उस धर्म का फेवर ले सकते हो? आपको तो, आप उस पूरे उपखंड के मालिक हो, तो उस पूरे उपखंड की जो जनता है वो आपकी है, आपकी और उम्मीद से देख रही है। तो वहां पर आपको अच्छाई और बुराई दोनों का अन्वेषण सीखना होगा। और ये सारी चीजें मेंस आंसर राइटिंग वाले वीडियो में, कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्री में कैसे आते हैं, अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा भी। तो कुछ चीजें ये भी हैं। यूनिट थर्ड सेकंड जो है पेपर थर्ड की, जिसमें 65 मार्क्स का जो है लोक प्रशासन है। बता दूं मैं आपको, ये प्री में नहीं है, ठीक है। तो इसमें लोक प्रशासन और प्रबंधन और उसकी अवधारणाएं और गद्यात्मकता दे रखी है, ठीक है। लोक प्रशासन, आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो डेफिनेटली ये चीजें तो आएगी। और हाँ, यहां पर भी आपको स्पेशली राजस्थान को टारगेट किया जाएगा मेंस में, ठीक है। तो उसको देखें। यूनिट थर्ड 60 मार्क्स की है, जिसमें नया चीज जोड़ी गई है, खेल और योगा। अब ये खेल और योगा की बात आई तो मैं आपको एक बात और यहां बता देता हूं। खेल और योगा के अंदर आप ये मत सोचना कि आप सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करो, आपको ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, नेशनल गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स सारों को फोकस करना है। और स्पेशली उसमें यह देखना कि राजस्थान का रोल क्या है। देखिए, टारगेट स्पेशली राजस्थान का एग्जाम दे रहे तो खेल में राजस्थान को ही वो टारगेट करेंगे। जैसे कि किसी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे ओलंपिक्स में राजस्थान के खिलाड़ी ने कोई ब्रॉन्ज मेडल लाया है या सिल्वर लाया है, या भारत का नेतृत्व किया है, राजस्थान का नेतृत्व किया है, तो कहीं ना कहीं वहां से सवाल बनेंगे। आप ये मत सोच लेना कि इंटरनेशनल मेडल से भी रिलेटेड सवाल बन सकते हैं कि राजस्थान के कितने मेडल्स है वगैरह, ठीक है। आप ये मत सोच लेना कि खेल और योग है, खेल है तो आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाओ, वहां पर इतना पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये भी कहीं ना कहीं सीए करंट अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। अब आता है खंड बी, व्यवहार और विधि। ये दोनों जो टॉपिक है ना बॉस, ये वाले टॉपिक बड़े मुझे अजीब लगे, स्पेशली आरएस मेंस में। प्री में तो है ही नहीं, लेकिन मेंस में डाले गए। ये आईएएस तक में भी नहीं है, पता नहीं यहां कैसे डाले गए। व्यवहार एक तरह का साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का सब्जेक्ट है, और इसमें मनोविज्ञान की संबंधित बातें हैं, क्योंकि एक आरएस अधिकारी को मनोविज्ञान भी अच्छे से आना चाहिए, तो डेफिनेटली डालना उचित होगा। विधि, लॉज भी है, मतलब आरएस में देखा जाए तो कुछ भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं इस थर्ड वाले पेपर के अंदर अगर आर्ट्स का कोई छात्र है तो वो यहां से अच्छा सा स्कोर कर सकता है, और कुछ हद तक यहां से स्कोर कर सकता है, और प्री का फायदा यहां थर्ड यूनिट में मिल सकता है। तो ये लमसम दोनों ही या तीनों ही स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए ये पेपर लमसम बराबर बना रहेगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड पेपर में आरएस आर्ट्स वाले अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर तीनों पेपर में इन्होंने चेक और बैलेंस रखा है।
फर्स्ट वाला पेपर आर्ट्स को ज्यादा बेस्ट करता है, सेकेंड वाला पेपर टेक्नोलॉजी एंड साइंस वाले को ज्यादा बेस्ट करता है, कॉमर्शियल फील्ड को करता है सपोर्ट, और थर्ड वाला तीनों को ही कर रहा है। ठीक है, अब आती है पेपर फोर्थ की बात। देखिए पेपर फोर्थ के अंदर हिंदी 120 नंबर की है और 80 नंबर का इंग्लिश है। आप मत सोचना कि दोनों लैंग्वेजेस हैं तो दोनों का बराबर रोल है, यानी आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए शायद इसी वजह से मुझे जहां तक लगता है कि जब भी कोई यूपीएससी का एग्जाम देता है यानी आईएएस का एग्जाम देता है तो उसमें इंग्लिश मीडियम वाला ज्यादा सक्सेस हासिल करता है। ठीक है, लेकिन आरपीएससी आरएएस देता है तो उसमें मैंने एनालिसिस किया, आप खुद भी कर सकते हो, हिंदी मीडियम वाले ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं। तो शायद ये वाला जो स्कोर है उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। हिंदी के अंदर भाग अ में इन्होंने लिख रखा है जो व्याकरण वाली जो हिंदी है, जिसमें प्रत्यय है, समास है, संधि विच्छेद है, वो वाले 50 नंबर के हैं। ठीक है, भाषा दक्षता में जैसे कि पल्लवन हो गया, संक्षिप्तीकरण हो गया, वो 50 नंबर के हैं, और निबंध है 20 नंबर का। देखिए निबंध के लिए पहले एक हौवा खड़ा किया जाता था 2012 से पहले कि निबंध जो है वो बड़ा टफ पड़ता है। निबंध का अब इतना वेटेज बिल्कुल भी नहीं रहा, और निबंध में बता दूं, निबंध जो आएगा मेंस में वह करंट अफेयर्स के मुद्दों पर ही आएगा, और 70% चांसेस है निबंध के राजस्थान के बेस पर ही होगा, और 70 में से 90% चांसेस है कि वो इकोनॉमी पर ही होगा। और इकोनॉमी वो सैद्धांतिक पुरानी वाली इकोनॉमी नहीं, जो करंट के साथ जुड़ी हुई। ठीक है, इंग्लिश में पार्ट 1 में ग्रामर दे रखी है 20 नंबर की, जिसमें आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस वगैरह पूछे जाएंगे। पार्ट बी में कंप्रेहेंशन एंड ट्रांसलेशन, पैसेज राइटर। देखिए इसमें अनसीन पैसेज वगैरह भी आएंगे, तो ये मत सोच लेना कि जो स्कूल कॉलेज में जो अनसीन पैसेज होते थे वैसे कुछ होगा यहाँ पर। ट्रांसलेशन भी है, ट्रांसलेशन में आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा, 30 नंबर की है। और पार्ट सी में कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग है। ठीक है, वो 30 नंबर की है। टोटल इंग्लिश है 80 मार्क्स का, और 120 और 80 200 मार्क्स। इस तरह से ये 200 200 200 और 200 800 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा मेंस का। और इस 800 में से मैं गारंटी देता हूं कि 400 मार्क्स वाला जो है वो प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, और 100 मार्क्स है, ठीक है, 100 नहीं तो 50 मान लो, जो इंटरव्यू में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। यानी इस वाली चीज को ही सबसे ज्यादा समझना जरूरी है, इसलिए मैंने एनालिसिस किया। ठीक है, अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक टॉपिक्स में से कौन कौन से किस किस प्रकार से सवाल बनते हैं आरएस मेंस में, आरएस प्री में, और इनमें से भी किस किस टॉपिक को सबसे ज्यादा वेटेज देना है, किसे पढ़ना है और किसे छोड़ना है, वो सारी एनालिसिस हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं, एक बार फिर से याद दिलवा दूं दोस्तों, बिना तैयारी के, बिना प्लान के, बिना स्ट्रेटेजी के असफलता सबसे पहले मिलती है। आप प्लान कोई भी मकान भी बनाओ तो सबसे पहले उसका जो है आपको मैप तैयार करना होता है। तो फिलहाल हम आजाद आरपीएससी एकेडमी के तत्वाधान में इस मैप को ही तैयार कर रहे हैं, और इस लॉकडाउन और कोरोना की पेंडेमिक में इस तरह की ठंडे माइंड से बनाई गई स्ट्रेटेजी, जब सारे फ्री बैठे हैं, एक चीज मुझे लगे हाथों याद आई ठीक समय पर। देखिए सफलता मेरे ख्याल से दो ही व्यक्ति प्राप्त करते हैं, या तो वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करें, ठीक है,
पर क्या होता है इस वाले प्लान के अंदर कि आप दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि दूसरे क्या मेहनत करना छोड़ देते हैं? नहीं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। तो इस पहले वाले प्लान में सफलता में थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ता है। दूसरा सुनिए, दूसरा प्लान है सफलता का कि जब दूसरे मेहनत ना कर रहे हो उस समय मेहनत की जाए। लॉकडाउन है, कोरोना की पेंडेमिक है, लोग ये सोच के बैठे हैं कि क्या पता वैकेंसी कब आएगी। और इस वक्त अगर आप प्लान तैयार करके तैयारी में लग जाते हो तो आई एम श्योर कि आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। बस इसी विचार के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।